नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं धर्मेंद्र आपके लिए लेके आता हूं करंट अफेयर की क्लासेस और जीएस और जीए की स्पेशल क्लासेस। हमारी करंट अफेयर की क्लासेस डे बाय डे की तो आपने देखी ही है और आपके कमेंट से हमें आपके रिस्पांस का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ ही हम लोगों पर ये और एक दायित्व बढ़ जाता है कि आपके यूपी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूपी स्पेशल की एक सीरीज़ चलाई जाए। तो उसी सीरीज़ में आप देखते हैं कि हम लोगों ने यूपी की ज्योग्राफी स्टार्ट की है और उस ज्योग्राफी में हम लोगों ने यूपी का फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड आज के क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इसके बाद यूपी की इकोलॉजी या यूपी का एनवायरनमेंट, यूपी की जलवायु के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी आपके कमेंटों से हमें ये पता चला कि आप लोगों को करंट अफेयर की केवल और केवल यूपी स्पेशल करंट अफेयरों की और रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को दूर करने के लिए हमारी टीम ने इस पर रिसर्च किया और आप लोगों के लिए लेके आए हैं 20 क्लासेस ऑफ करंट अफेयर फॉर यूपी स्पेशल। इसमें क्या होगा? इसमें आपके यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर पर डिस्कस किया जाएगा और वो सारे घटनाक्रम पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो पिछले एक साल में यूपी में घटित हुई हैं या यूपी में देखी गई हैं। तो उसी की एक सीरीज़ की पहली कड़ी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये सीरीज़ की कड़ी आपको अगले 20 क्लासों में भी मिलेगी। यानी इस करंट अफेयर, केवल यूपी के करंट अफेयर के आपके 20 क्लासेस होंगे और इसमें हम पर मंथ, पर वीक और पर 15 डेज के हिसाब से यूपी स्पेशल की क्लासेस को डालेंगे और इसमें क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चनों का एक संकलन आपको, इनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर फॉर यूपी पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जरा देखें। तो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा किससे? यूपी स्पेशल से। तो उसका पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में कुल कितने सौर पार्कों की मंजूरी दी गई है? यानी एक पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुंदेलखंड में सौर पार्कों की संख्या, सौर पार्कों की संख्या। तो आपको संख्या बतानी है कि सौर पार्क यानी सोलर पार्क कितने यूपी में स्थापित किए गए हैं। तो जरा देखते हैं कि यूपी में कितने सोलर पार्कों की स्थापना की गई है या उसकी स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। तो उन पार्कों की संख्या बच्चों है 8। कितनी बताई जा रही है? 8 सोलर पार्कों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाएगी। और किन किन जिलों में ये सोलर पार्क लगाए जाएंगे अगर उस पर देखें तो वो जिले हैं आपके ललितपुर। कौन कौन से हैं? ललितपुर है आपका, ठीक है, जालौन है आपका, कौन? जालौन है। और कौन सा है आपका? जालौन के बाद आपका जिला आता है चित्रकूट। कौन सा जिला है बच्चों? चित्रकूट। ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे जिले किस क्षेत्र में आते हैं? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में, यानी उत्तर प्रदेश के पठारी रीजन में आते हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी रीजन में आते हैं। ठीक है, जरा इसके बारे में और देखें तो इन जिलों में क्या किया जाएगा? 8 सोलर पार्क लगाए जाएंगे और उनकी अगर हम क्षमता की बात करें, इनकी क्षमता कितनी होगी? अगर हम इनकी क्षमता की बात करें तो इनकी क्षमता होगी 4995 मेगावाट। कितनी होगी? 4995 मेगावाट। ठीक है, यानी ये पिछले ही दिनों यानी इसी महीने 25 मार्च को इनका उद्घाटन किया गया है, इनकी अनुमति दी गई है। जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं मिस्टर आर के सिंह, उनके द्वारा ये उद्घोषणा की गई है कि बुंदेलखंड रीजन में 8 सोलर पार्क बनाए जाएंगे। आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और इसके साथ ही बुंदेलखंड रीजन में सोलर एनर्जी का काफ़ी संभावना
संभावनाएं हैं उन्हीं संभावनाओं का दोहन किया जाएगा और सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कौन सा है, इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मोदी ने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन, यानी वर्ल्ड टीवी समिट, क्या क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड टीवी समिट वर्ल्ड टीवी समिट कहाँ की और किसने किया इसका उद्घाटन, तो वर्ल्ड टीवी समिट 2023, कौन सी, 2023, इसका उद्घाटन किया गया है। किसने, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किसका, वर्ल्ड टीवी समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और ये दूसरा पॉइंट आता है कि कहाँ पर किया गया है, इसके बारे में देखते हैं कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है बनारस में। कहाँ पर किया गया है, बनारस में किया गया है। ठीक है, जैसा कि इसके बारे में थोड़ा जान लें, तो वर्ल्ड टीवी समिट 2023 के अंतर्गत हमने ये टारगेट फिक्स किया है, या ये रिपोर्ट में ये बताया गया है, रिपोर्ट आई जो प्रकाशित की गई है वर्ल्ड टीवी 2023 की रिपोर्ट भारत की, कि 2025 तक भारत से टीवी को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी सहस्राब्दी लक्ष्य हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम टीवी का उन्मूलन कर देंगे भारत से पूर्णतः। ठीक है, तो ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है प्रधानमंत्री मोदी ने, और इस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित घोषित करने की घोषणा की है, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को संरक्षित, प्राचीन स्थलों को संरक्षित करने की बात की गई है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो जरा वो क्वेश्चन देखते हैं, हमारे कितने जिलों को, कितने, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों, क्वेश्चन समझिए, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने की बात की गई है। किसकी बात की गई है, संरक्षित करने की घोषणा की गई है। जरा देखें कितने स्मारकों को संरक्षित करने की घोषणा की गई है, तो इन स्मारकों की संख्या है कितनी, 18। कितनी स्मारकों की संख्या है, 18 स्मारकों को संरक्षित करने की बात की गई है। और ये जो 18 स्मारक हैं वो कितने जिलों में फैले हुए हैं, यानी कितने जिलों के 18 स्मारकों को, यानी ये टोटल 18 स्मारक 6 जिलों में फैले हुए हैं। कितने में, 6 जिलों में फैले हुए हैं, उनको संरक्षित करने की बात की गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन स्थलों को संरक्षित किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है। अगर इसकी बात करें तो इनको किया जाएगा एंशिएंट, किससे, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा 3 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 3 के अंतर्गत। अब वो 6 जिले की अगर हम बात करें, किन 6 जिलों में फैले हुए हैं, तो ये आपके झांसी में फैले हुए हैं, संत कबीर नगर में फैले हुए हैं। और कौन कौन से जिले अगर हम बात करें यहाँ पे,
तो ये कौन कौन से ज़िलों में हैं? ये आपके 6 जिलों में फैले हुए हैं। और इसी एक्ट में अगर हम बात करें कि जैसे झांसी के कौन कौन से हैं, तो झांसी जनपद का शिवालय, प्राचीन कोलू कुश मीडिया, चंपारायत का महल इत्यादि हैं। संत कबीर नगर की अगर हम बात करें तो संत कबीर नगर में कोट टीला, प्रयागराज में प्रयागराज का रानी का तालाब, ईस्ट का प्राचीन विष्णु मंदिर, संगोला, महोबा जनपद में शिव तांडव, फरक्काबाद में प्राचीन शिव मंदिर और इटावा का टैक्सी टेम्पल पर्यटक के तौर पे स्मारक और प्राचीन मॉन्यूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत प्रिजर्व किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, इस आयोजन का उद्घाटन किसने किया? तो इस आयोजन का उद्घाटन, पहले तो क्वेश्चन आता है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे हुआ है बच्चों? ये लखनऊ में हुआ है। और लखनऊ में हुआ है तो उद्घाटन इसका कौन करेगा? उद्घाटन करेगा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। किसने किया बच्चों? योगी आदित्यनाथ में। इसमें आदित्यनाथ ने घोषणा भी की है कि एथलीट्स में के तौर पर 500 एथलीटों को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर 32 टीमों ने भाग लिया और कुल 1300 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरा मेन पॉइंट इसका ये है कि ये उत्तर प्रदेश में 10 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 10 साल बाद आयोजन इसका किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कितने प्राइमरी स्कूलों को, अगला क्वेश्चन कितने प्राइमरी स्कूलों को निपुण स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा, निपुण स्कूल में बदला जाएगा। तो इस वर्ष आपके निपुण स्कूलों को बदला जाएगा। 44,000 स्कूलों को निपुण स्कूलों के तौर पे क्या किया जाएगा? निपुण स्कूलों के तौर पे बदला जाएगा, यानी उनकी स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। स्कूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4400। इसका एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि 75 जिलों में, यानी 75 जिलों में के एक ब्लॉक को क्या किया जाएगा? एक ब्लॉक को 25 दिसंबर, कब तक? 25 दिसंबर तक निपुण स्कूल के तौर पर उसे गठित कर लिया जाएगा, यानी उसकी गुणवत्ता को बढ़ा लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद से कौन सा मिशन शुरू किया है? यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ किस मिशन की शुरुआत की है? के साथ किस मिशन की शुरुआत की है? तो अगर हम बात करें तो वो मिशन है आपका गुणवत्ता संकल्प मिशन। कौन सा मिशन है वो? गुणवत्ता संकल्प मिशन। ये गुणवत्ता संकल्प मिशन कौन कौन आयोजित कर रहा है या किसके साथ मिलकर कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार? तो भारत सरकार का गुणवत्ता परिषद
भारत सरकार की गुणवत्ता परिषद है और यूपी गवर्नमेंट है। कौन है? यूपी गवर्नमेंट है। तो ये दोनों मिलकर गुणवत्ता संकल्प पारित किया है और संकल्प के तौर पर ये किया गया है कि अब भारत में या उत्तर प्रदेश में क्या किया जाएगा? गुणवत्ता, प्रत्येक डिपार्टमेंट की गुणवत्ता पर बढ़ाने की बात की जाएगी, क्वालिटी देने की बात की जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कबाड़ नीति लागू। उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति, स्क्रैप पॉलिसी जिसे बोलते हैं। तो जरा इस नीति को समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है, यानी ये क्या हुआ है? पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ कबाड़ नीति लागू की है। पहला राज्य। भारत में एस्केप पॉलिसी चल रही है, ठीक है, यानी कबाड़ पॉलिसी चल रही है। उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कबाड़ नीति शुरू की है और इस नीति में जो मानक भारत के इस्पात मंत्रालय ने निर्धारित किए हैं वही मानक हमने भी यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रखे हैं, जिसके अंतर्गत 15 वर्ष पुराना वाहन कबाड़ में बेचा जाएगा और इसकी बेचने के लिए क्या है? 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित किया गया है। कितना? 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो यहाँ पे 2 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने कबाड़ पॉलिसी 2023 अपने यहाँ लागू की है, भारत सरकार के अलावा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगला है हमारी करंट क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरी को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरी को क्या कर दी गई है? उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी, यानी उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूर का पेमेंट कितना कर दिया गया है? जरा इस पर विचार करें तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी अब हो गई है 230 रुपये पर डे, 230 रुपये प्रति दिन के हिसाब से किया जाएगा। इससे पहले ये कितनी थी? 213 रुपये थी। कितनी थी? 213। इसमें यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि मनरेगा की जो ये नीति, ये जो मजदूरी है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। क्या है? प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। अब जरा इस पर बात करें तो सर्वाधिक अगर हम मजदूरी की बात करें, सर्वाधिक मजदूरी किस राज्य में है? तो सर्वाधिक मजदूरी हरियाणा में है। किस में है बच्चों? हरियाणा में है। वहाँ पर कितनी मजदूरी है? वहाँ पर 357 है। और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम है आपकी कहाँ पर? सबसे कम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम मजदूरी है। यहाँ पर कितनी मजदूरी है बच्चों? यहाँ पर मजदूरी है 221 रुपये। ठीक है, कितनी है? 221 रुपये। जैसा कि आप लोग जानते हैं मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार 18 वर्ष से ऊपर वाले सभी निवासियों को जो गांव में निवास करते हैं और उसमें निवास करते हैं तो उन्हें रोजगार देना, 100 दिन का कम से कम 150 दिन का रोजगार उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। ये उनका अधिकार है। आप ये कह सकते हो राइट टू वर्क, काम करने के अधिकार के तौर पे भी इसे देखा जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मशीन लर्निंग रोबोट। कौन सा है? मशीन लर्निंग रोबोट। ये क्या है जरा इसको समझें। मशीन लर्निंग रोबोट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये क्या है? एक तरह की मशीन है, ठीक है। इसे बनाया किसने है? मेड बाई की अगर हम बात करें, मेड बाई ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के एपीजे अब्दुल कलाम। क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम
यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसके द्वारा? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है। इसका लाभ की अगर हम बात करें, इससे लाभ क्या है? इससे लाभ ये है कि ये मशीन किसके द्वारा चलाई जाती है? फिंगर ऑपरेटेड मशीन है। किसके द्वारा? फिंगर ऑपरेटेड मशीन है। फिंगर ऑपरेट यानी उंगलियों की सहायता से उसे चलाया जा सकता है, जिससे वो दिव्यांगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बुजुर्गों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसलिए इस मशीन को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और ये जो मशीन बनाई गई है वो किसके द्वारा? एक टीम है हमारी एपीटीयू की यूनिवर्सिटी की, अब्दुल कलाम आज़ाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं अनुज शर्मा के नेतृत्व में ये मशीन बनाई गई है, जिसको मशीन लर्निंग रोबोट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना। क्या है? पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना। क्या है? पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना। जरा इसे समझें। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना, ये क्या है? इस योजना के अंतर्गत जरा इसे समझते हैं। तो इसके अंतर्गत 201 करोड़ रुपए की लागत से 201 करोड़, कितने से? 201 करोड़ रुपए की लागत से 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट तैयार की जाएंगी। और ये यूनिट का क्या है? एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, जिससे बीमार पशुओं को, असहाय पशुओं को और आवारा पशुओं को क्या किया जाएगा? उनको सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए बाकायदा एम्बुलेंस सहायता नंबर और पशुधन सहायता नंबर भी प्रोवाइड किया गया है। और ये प्रोवाइड किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और इस हेल्पलाइन नंबर की अगर हम बात करें तो पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना का टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर कौन सा है? 91952। योजना का टोल फ्री नंबर है 1952। और इस 52, इसके अलावा इसमें क्या है? असहाय पशुओं को अगर एम्बुलेंस की सहायता चाहिए, असहाय पशुओं के लिए नंबर दिया गया है 108। असहाय पशुओं के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? 108। तो इस पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना की शुरुआत किसने की है? तो ये अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत की है हमारे मंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और किसने? और इसके अलावा हमारे पशुधन स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? पशुधन स्वास्थ्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। किसने? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। तो जरा ये याद रखना, पशुधन स्वास्थ्य ये जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? ये योगी आदित्यनाथ और पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया है। और इसमें टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। क्या की गई है? हैप्पीनेस इंडेक्स। इस हैप्पीनेस इंडेक्स में जरा समझिए, खुशहाली रिपोर्ट जिसे बोला जाता है, ये क्या है? खुशहाली रिपोर्ट दी गई है। जरा इसे समझिए, खुशहाली रिपोर्ट जो जारी की गई है, इसमें सबसे खुशहाल 40 शहरों में भारत का एकमात्र शहर शामिल किया गया है। कौन सा शहर शामिल किया गया है? वो एकमात्र शहर है टॉप 40 शहरों में। पहले 40 शहरों में कौन शामिल है? भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम है कानपुर। क्या नाम है उसका? कानपुर। किस शहर को शामिल किया गया है बच्चों?
कानपुर को शामिल किया गया है। और इस एकमात्र शहर कानपुर को शामिल करने से क्या हुआ है और इसके क्या क्या पैमाने या फैक्टर इसमें लिए गए हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये टॉप 40 शहरों में कानपुर का स्थान कौन सा है? कानपुर का स्थान है बच्चों 11वां, यानी 11वां स्थान किसका दिया गया है? कानपुर का। यदि हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो टॉप पहला शहर जो टॉप 40 में पहला शहर है वो पुर्तगाल की राजधानी कौन है? लिस्बन को दिया गया है, लिस्बन को। और 40वां नंबर किस शहर का नाम है? यूएसए का न्यूयॉर्क आपका 40वां नंबर है। यहीं अगर हम देशों की बात कर लें तो देशों की लिस्ट में पहला नंबर किसका है? फिनलैंड पहली रैंक दी गई है और भारत को 126 रैंक दी गई है। भारत की रैंक कितनी है बच्चों? 126। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपके यूपी पीसीएस के एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है हैप्पीनेस इंडेक्स। अब जरा इनके फैक्टर की बात कर लें तो इसमें फैक्टर बच्चों पर्यटन के तौर पर, रहने के तौर पर, जीवन प्रत्याशा के तौर पर और आपसी फ्रेंडली आधार के तौर पर भी इसमें शामिल किया गया है। और इन मानकों में कानपुर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला शहर भारत का हुआ है और उसे 11वां स्थान दिया गया है। यदि इसमें ही हम बात कर लें कि सबसे सस्ता शहर कौन सा है तो सबसे सस्ता शहर बच्चों यही हमारा कानपुर है। टॉप 14 में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर कानपुर घोषित किया गया है। सबसे खुशमिजाज शहर, सबसे हैप्पीएस्ट शहर, लोगों की सहायता के लिए यानी फ्रेंडली शहर क्या है आपका? कानपुरी है। जैसे आप लोग जानते हैं कानपुरिया भाषा में हम लोग एक दूसरे की मदद जरूर करते हैं और कानपुर में ये काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रचलित है कि लोग एक दूसरे की सहायता बहुत करते हैं। तो बच्चों ये कानपुर के साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी काफ़ी गौरव का विषय है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा एक शहर 11वें नंबर पर है। ठीक है, और ये केवल जीने की सुविधा के आधार पर नहीं है, खुश मिजाजी के आधार पर है। अगर हम खुश मिजाजी के तौर पर इसे देखें तो कानपुर का स्थान 9वां दिया गया है। फ्रेंडली के तौर पर देखें, खुश मिजाजी के तौर पर देखें तो 9वां स्थान है। ठीक है, और लाइफ इंडेक्स या जीवन प्रत्याशा के तौर पर देखें तो कानपुर का कौन सा स्थान है? कानपुर में जीवन प्रत्याशा कितनी निर्धारित की गई है? 70.42। ठीक है बच्चों, तो ये जो था ये आपका यूपी का करंट अफेयर की पहली क्लास थी जिसमें आप लोगों ने यूपी के हाल ही के टॉप पॉइंट्स को डिस्कस किया, यानी पिछले हफ्ते के ही ये पॉइंट हैं। और ये क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेंगी और ये क्लासेस आपको लगातार प्रोवाइड की जाएंगी आपके पीटी के एग्ज़ाम के तौर पर, क्योंकि यूपी पीसीएस में प्रीलिमिनरी नहीं अब मेंस में भी यूपी स्पेशल के 2 पेपर जुड़ गए हैं। तो आपको कोई भी वीडियो, कोई भी पीडीएफ छोड़नी नहीं है। आपको जो भी मैटर जहाँ से भी मिले उसे पढ़ते हुए जाना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, इसी आशा के साथ मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।